तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स के साथ होने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मेरे हिसाब से पता है, जो कि है लीकेज करंट थ्रू अ कैपेसिटर। तो आज हम लोग इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कैपेसिटर के साथ कब होता है और वो पूरे के पूरे स्टेप टू स्टेप प्रोसेसेस को समझते हैं जो कि इस लीकेज करंट की डेवलपमेंट में मदद करता है किसी कैपेसिटर के। तो सबसे पहले हम लोग एक कैपेसिटर को इमेजिन करते हैं। तो हम सभी को पता है कि एक कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं जो कि कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक में पॉजिटिव चार्जेस को इंड्यूस करना होता है और दूसरे को नेगेटिव चार्जेस में इंड्यूस करना होता है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ दो पैरेलल प्लेट्स को ले लेते हैं, ठीक है। ये अभी कैपेसिटर नहीं है, ये दो सिर्फ एक ऑर्डिनरी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनको एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है, ठीक है। मतलब कि मैंने कोई सा भी दो कंडक्टर ले लिया और उसको आपस में पैरेलल रख दिया और मैंने अभी तक कुछ और नहीं किया, तो ये असल में अभी कैपेसिटर बने नहीं है क्योंकि अभी इनके सरफेस में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्जेस नहीं हुए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस कैपेसिटर का एक प्लेट को और एक कैपेसिटर की दूसरे प्लेट को एक वायरिंग सिस्टम से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको वायर सिस्टम से कनेक्ट की, जिसमें मैंने ये जो सेकंड वाला प्लेट है इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और ये फर्स्ट वाले कंडक्टिंग प्लेट को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है बैटरी का। तो अब हम लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर ये जो प्लेट है हमारा, ये फर्स्ट प्लेट, अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने वाले हैं इस प्लेट में, और इस प्लेट में तुम्हारे नेगेटिव चार्जेस इंक्लूड होने वाले हैं क्योंकि ये वाला जो तुम्हारा प्लेट है ये तुम्हारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वायर के थ्रू, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को डील करते हैं। तो सबसे पहले एट टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जब टाइम यहाँ पे तुम्हारा ज़ीरो चल रहा था तब हम लोगों ने उसी समय इस फ्री कैपेसिटर को इस एक्सटर्नल करंट के साथ जोड़ा था। उस समय टाइम हम लोग इमेजिन कर लेते हैं t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो उस समय क्या शुरू होगा, हम लोगों को पता है कि जिस इंस्टेंट पे ये कैपेसिटर इस इलेक्ट्रिकल बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है तो इस समय इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल कितनी है, ज़ीरो। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हम सबको पता है कि चार्ज क्या होता है, CV, ठीक है। चार्ज होता है CV और कैपेसिटेंस होता है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया किसी कैपेसिटर के लिए, तो वो हो जाएगा तुम्हारा Q डिवाइडेड बाई C, तो वो हो जाएगा तुम्हारा QD डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस ही बात ये है कि क्योंकि इनिशियली जो चार्ज था कैपेसिटर पे वो तो ज़ीरो था, जिसके कारण इनिशियल जो तुम्हारा कैपेसिटर में पोटेंशियल था वो ज़ीरो था, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी और कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसमें मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अगर ये बोला गया है कि पॉइंट A और पॉइंट B में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस या V is actually equals to the amount of work done by an external agency to move a positive unit test charge from point A to point B, ठीक है। which means that VAB, which is actually equals to VB minus VA, is actually equals to the work done by the external agency to make a positive test charge to move from point A to point B along any path, because that only depends upon the initial and the final position। तो तुम उनके बीच में कोई सा भी पाथ लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू W external, which is equals to integral of the
electric field if it is existing multiplied with dl vector from point A to point B plus q नॉट विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो ये डेफिनेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो भैया सीधी सीधी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पॉजिटिव चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कहाँ पे होगा, किसी लोअर पोटेंशियल के अराउंड होगा, ठीक है। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्जेस है हमारे वो हाई पोटेंशियल से निकलेंगे और वो लो पोटेंशियल के एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे जब भी हमारा इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 हमको ये बात दिख रही है कि इस बैटरी और इस कैपेसिटर के बीच में एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसमें जो कैपेसिटर है उसके पास पोटेंशियल 0 है और बैटरी के पास पोटेंशियल v है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है उसकी जो पोटेंशियल है वो कम है जो पोटेंशियल हमारे पास बैटरी की है, क्योंकि ऑब्वियसली जो v है वो तो 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एज पर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम्हारे पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो तुम्हारे मूव करना शुरू कर देंगे। और हम सभी को पता है कि जो करंट होता है वो असल में मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को ही डिपेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग को ये भी पता है कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। और ऑब्वियसली बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और तुम्हारा करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो करंट का मूवमेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है तुम्हारा पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट का। तो इसका मतलब करंट असल में मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही है। तो क्या होगा कि इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0 में एक इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा जो कि तुम्हारा बैटरी से कैपेसिटर की तरफ डायरेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक एक टाइम आ जाए जिसको हम लोग बोलते हैं टी कांस्टेंट, ठीक है। ये कोई टर्म है, इसके बारे में तुमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है ना कि इतना करंट इस कैपेसिटर में हम लोग सप्लाई कर देते हैं जिसके कारण इस कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पे एक नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है कि ये कैपेसिटर भी अपना ही पोटेंशियल जनरेट कर देता है, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में डायरेक्ट होती है। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी कांस्टेंट, मतलब कि किसी कांस्टेंट टाइम पे ऐसा ये होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स इस डायरेक्शन में कर रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड और इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो जाएगी, जिसके कारण कैपेसिटर और बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट मूव करना बंद कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और बैटरी ही नहीं है तो फिर करंट मूव क्यों करेंगे, ठीक है। जब पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम है देन देयर विल गोइंग टू बी नो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टेक द पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द बैटरी टुवर्ड्स द कैपेसिटर, है ना। तो करंट यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है हमारा कैपेसिटर में। और ये तुम इस बात से भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर v अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में इस डायरेक्शन में, और हमको ये भी दिख रहा है कि जो करंट आएगा वो तुम्हारा इस डायरेक्शन से हिट करेगा विद पोटेंशियल v, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते रहेंगे, ठीक है। और ये हमेशा कैंसिल होता रहेगा। ऑब्वियसली बात हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी कॉन्स्टेंट दिस कैपेसिटर बिकम्स चार्ज्ड, ठीक है। ये कैपेसिटर अब चार्ज हो चुका है। अब जितनी चार्ज एक चार्ज कैपेसिटर के पास होती है वो मैक्सिमम चार्ज हो सकती है जो कि वो कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली और चार्जेस को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को पास करना पड़ेगा उनसे, ताकि इलेक्ट्रिक करंट में से पॉजिटिव चार्जेस को वो कलेक्ट कर सके। पर क्योंकि जब ये चार्ज कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना भी बंद कर देता है। तो इससे जो भी चार्ज अब इसके पास इस समय आ गई है उससे ज़्यादा चार्ज अभी और नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस समय जितना अमाउंट ऑफ चार्जेस अब इस कैपेसिटर के पास है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो कि कैपेसिटर अपने पूरे लाइफ टाइम में ले सकता है। और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट आता है तो उस इंसिडेंट में उस कैपेसिटर को बोला जाता है चार्ज कैपेसिटर।
ठीक है, ये तो हो गई भैया नॉर्मल फिजिक्स की बात। ठीक है, कि हम लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि ये हो रहा है, और हम लोग ये भी समझते हैं कि ये जो चार्ज है ना, ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि इस कैपेसिटर में अब रह चुका है, ये हमेशा के लिए रहेगा, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज मतलब कि अब जितना चार्ज है कैपेसिटर में वो नहीं निकलने वाला, अब हमेशा ये कैपेसिटर अपने फुल्ली चार्ज स्टेट में रहेगा। ठीक है, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ। तो भैया हमारे पास एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, हम सभी को पता है कि एक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक असल में एक कोई चीज़ होती है जो कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, जिससे कैपेसिटेंस पूरे के पूरे कैपेसिटर का बढ़ जाता है। क्योंकि फिर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, और के असल में किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक है, पर यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, पर आप ऐसा गलत सोच रहे हो। अगर फिजिकली हम लोगों को कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं दिख रहा है इन दोनों के बीच में, इसका क्या हुआ? एयर तो है ना, एयर तो है ना भैया तुम्हारा इन दोनों पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में। तो इन दिस केस और इन एनी ऑर्डिनरी केस अगर तुमको कोई फिजिकल डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं दिखता, तो इस केस में तुम ये समझ लेना कि जो एयर है जो इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाउंड्रीज के बीच में रेस्ट्रिक्टेड है, वही है तुम्हारा यहाँ पे डायल इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में और चीज़ें जाननी है तो डाइलेक्ट्रिक असल में एक इंसुलेटर नहीं होता। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एक तरीके का सेमी इंसुलेटर होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पास करवाया जाए तो वो अपने अंदर एक इंड्यूस चार्ज क्रिएट कर देंगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में याद रखो। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि भैया कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ एयर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वो जनरली होते हैं सेमी इंसुलेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो जनरली हम लोग डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जनरली होते हैं सेमी इंसुलेटर। सेमी इंसुलेटर्स को हम लोग वो मटेरियल्स डिनोट कर सकते हैं जो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स उनके बाउंड्रीज के थ्रू पास करती हैं तो उनके यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके थ्रू पास करती है तो पॉजिटिव चार्जेस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसके कारण थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसके कारण एक मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट बन जाता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट डाइपोल बन जाता है, डाइपोल मूवमेंट पी का इस डायरेक्शन में। तो इसके कारण क्या होता है कि तुम्हारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पोलर बनने लग जाते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स का क्रिएशन होता है इसके कारण, जिसके कारण असल में जब डाइलेक्ट्रिक के कारण अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू पास करता है तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, अगर कोई मटेरियल सेटिस्फाई करता है तो वो होता है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो ये डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसी बताई है मैंने। अब मैंने तुमको यहाँ पे क्या बताया कि ये सेमी इंसुलेटर है। अब हमको ये पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो अपने पास यहाँ पे एयर है जो कि तुम्हारा एक डाइलेक्ट्रिक है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है जो कि एयर है इस केस में वो तुम्हारा कुछ सेमी इंसुलेटर हो सकता है। और हमको ये भी पता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं धरती पे या यूनिवर्स में, उन सबकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी असल में वो पैरामीटर होता है जो कि डिनोट करता है कि एक मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है,
अगर अपन प्योर कंडक्टर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास कोई प्योर कंडक्टर होगा तो वो तो सारी चार्जेस को अपने आप से फ्लो करवा देगा। तो एक प्योर कंडक्टर की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि वो जितनी भी तुम उसको चार्जेस दोगे वो सबको फ्लो करवा देगा भाई, तो पूरा कंडक्ट करवा देगा वो, ठीक है। बट वही अगर हम लोग एक सेमी इंसुलेटर की कंडक्टिविटी ले, क्योंकि हमको पता है कि वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड में टेम्परामेंट देता है और वो असल में इतनी आसानी से मॉलिक्यूल्स को पोलर नहीं बनाता है। याद रखना कि सेमी इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बस स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरा का पूरा एटम से निकल जाते हैं। वो केस कंडक्टर के साथ होता है। सेमी इंसुलेटर्स के साथ होता है कि मॉलिक्यूलर मोमेंटरी डाइपोल बन जाता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इनसाइड ऑल दी मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द सेमी इंसुलेटर, ठीक है। तो इसलिए इसके पास हल्की सी कंडक्टिविटी होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डाइलेक्ट्रिक। क्लोज टू 10⁻³ होती है, बट होती ज़रूर है। इस कंडक्टिविटी के कारण क्या होता है भाई साहब, ठीक है। अब ये कंडक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छा खेलती है। यही कंडक्टिविटी के कारण इस लीकेज करंट का ना डेवलपमेंट होता है। अब इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके पास भी थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी है, ठीक है। इसके पास भी थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी है। अगर इसके पास थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी है तो इसके पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली ऑब्वियस कि जो पोटेंशियल होता है इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, ठीक है। जितनी ज़्यादा किसी की कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा जिसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा अक्रॉस द डायलेक्ट्रिक, उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 10⁻³ के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ में ही होगा, बट वो ज़रूर होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। इसके कारण क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इन बिटवीन दिस कैपेसिटर एंड बैटरी, वो एक्चुअली ज़ीरो नहीं होगा, वो थोड़ा सा ज़ीरो से बड़ा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैपेसिटर माइनस कैपेसिटर और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तुम्हारा टेंडिंग टू ज़ीरो होगा, बट वो ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल इन दिस डायरेक्टेड टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने के कारण बहुत ही हल्का सा करंट, बहुत ही हल्का सा करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 10⁻⁻² एम्पियर्स का जो करंट है वो भाई शुरू हो जाएगा फ्लो करना, और वो फिर इससे पास भी करेगा, ठीक है। तो इस करंट को क्या बोलते हैं, ये करंट, इस करंट को हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट, क्योंकि करंट लीक कर गया है इस बैटरी से अनवांटेडली। हम लोग नहीं चाहते थे कि लीक करे, इसी को बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं लीकेज करंट। तो लीकेज करंट क्या होता है हमने समझा, लीकेज करंट कैसे बनता है हमने समझा, कब बनता है हमने समझा, क्यों बनता है हमने समझा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन करते हैं इसके कैलकुलेशंस के लिए, और ये भी कैलकुलेट करेंगे कि इसके कारण, इस लीकेज करंट के कारण जो चार्जेस यहाँ पे जो कैपेसिटर में पैदा हुए हैं, अब क्योंकि करंट पास कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लीकेज करंट है, तो ये थोड़े बहुत चार्जेस अपने साथ ले जाएगा। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे जो कैपेसिटर की है ना डिस्चार्जिंग भी होती रहेगी, तो उस चीज़ को भी हम लोग को कैलकुलेट करनी है कि टाइम टी तक कितनी डिस्चार्जिंग एक कैपेसिटर की ड्यू टू लीकेज करंट हो जाएगी। तो चलिए इस फैक्टर को हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले इस चीज़ को मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, वापस से ले लेते हैं वो प्यारा सा कैपेसिटर जिसकी दो टांगे हैं, ठीक है। ये भैया तुम्हारा कनेक्टेड है अक्रॉस अ बैटरी, हैव पॉजिटिव टर्मिनल, हैव नेगेटिव टर्मिनल, एंड सो डू अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, अच्छा लगेगा, क्लियर दिखेगा। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं होता है, वो बस क्लियरिटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसके बीच में भैया तुम्हारा एयर पार्टिकल्स तो है ही, जो कि अपने में ही डायरेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा थोड़ा, ये तो हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा थोड़ा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा लीकेज करंट निकलेगा IL,
हम लोग लीकेज करंट को IL मान लेते हैं। ये लीकेज करंट फॉर्म होगा ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन बिटवीन दिस कैपेसिटर सिस्टम एंड दिस पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्लाइट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इन द डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स इन बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर। ओके, तो यही वो बातें हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके पास अगर कंडक्टिविटी है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके पास रेजिस्टिविटी भी होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक है ना, हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक रेजिस्टिविटी डिफाइंड वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये केस क्या बन रहा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये CR सर्किट बन रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा एक CR सर्किट बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक। हम सभी को पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। ठीक है, और हम लोग अगर इस पैरेलल प्लेट की बात करें तो पूरा ही इन दोनों के बीच के एरिया के बीच में तुम्हारा एयर फील्ड है, क्योंकि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा डाइलेक्ट्रिक का, रेजिस्टिविटी तो सबसे पहले 1/कंडक्टिविटी हो गई इसकी, और अगर अपन इसके लेंथ की बात करें तो वो एक्चुअली जो है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, वो उसकी वैल्यू है, और एरिया तुम्हारे किसी एक क्रॉस सेक्शन का अपन A मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे हम लोगों को प्यार से लगाना है ओहम्स लॉ। इस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V के प्रोड्यूस हो जाने के कारण यहाँ पे तुम्हारा IL डेवलप हुआ है, और डेवलप करने वाला डाइलेक्ट्रिक है, तो इसलिए अपन डाइलेक्ट्रिक को ही कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे V क्या होगा, V विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी माइनस द पोटेंशियल ऑफ दिस होल कैपेसिटर विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक के कारण प्रोड्यूस हुआ है वो असल में लोग बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को सीरियसली ले लिए हैं। ठीक है, ये उतनी भी ज़्यादा वैल्यू में नहीं होगा, कम वैल्यू में ही होगा, तो हम लोग इसके सीधा इसको V ही लिख सकते हैं। तो V/R डाइलेक्ट्रिक होगा तुम्हारा IL, मतलब लीकेज करंट की वैल्यू। तो लीकेज करंट की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी V/R डाइलेक्ट्रिक। R डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा V/A/D। ठीक है, ये तो हो गई IL की कैलकुलेशन। अब हम लोगों को निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें बचेगा एट टाइम t। अच्छा, हम लोगों को ये पता है कि जब भी एक CR सर्किट का डिस्चार्जिंग का कोई केस आता है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस Q जो कि टाइम t में बचते हैं उस समय तक सर्किट में, उनकी वैल्यू दी जाती है E0 मल्टीप्लाइड विद e⁻⁻⁻ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये असल में तुम्हारा कर्चॉफ लॉ से डिराइव हुआ है। कर्चॉफ लॉ जो कि तुम्हारा एप्लीकेबल हुआ है CR सर्किट्स के लिए, प्लस इसमें थोड़ा सा कैलकुलस है, तो इसके बारे में सेपरेटली अपन ऑल्टरनेटिंग करंट की वीडियोस में देख सकते हैं। मैं आपको लाऊंगा आगे, दिखाऊंगा कि ये कैसे डिराइव किया जा सकता है। ये डिराइवेबल है, ऐसी नहीं कि मैंने कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इस कैपेसिटर के केस में इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करेंगे। इस कैपेसिटर के केस में हम लोग इस चीज़ को जो है डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस विच आर नाउ लेफ्ट इन द कैपेसिटर इन टाइम t will basically going to be Q0, और अपने को ये भी पता है कि Q0 की वैल्यू होगी क्या, CV0 या CV इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मल्टीप्लाइड विद e⁻ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी CR। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के बात की जाए तो QT की जो वैल्यू होगी ना, वो आएगी पहले तो कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू होगी K टाइम्स ऑफ ε0 A डिवाइडेड बाई D। पोटेंशियल तो खैर सेम ही रहेगा V। ठीक है, e⁻ t डिवाइडेड बाई टॉर्क, सॉरी टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट होता है तुम्हारा C तुम्हारा क्या है K ε0 A डिवाइडेड बाई D।
मल्टीप्लाई विथ आर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टर है वो डाई इलेक्ट्रिक का रजिस्टर है, और इसकी वैल्यू एक्चुअली में तुम्हारी निकल के कितनी आई थी, डी डिवाइडेड बाई सिग्मा मल्टीप्लाइड विथ ए। तो यहाँ पे ये डी कट जाएगा, ए कट जाएगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज लेफ्ट इन द कैपेसिटर इन टाइम टी विल गोइंग टू बी के बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर ऑफ माइनस टी सी डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो अपन ने लीकेज करंट की वैल्यू निकाल ली और अपन ने ये निकाल दी कि कितना चार्ज स्टोर होगा इस कैपेसिटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीकेज करंट डिस्चार्जिंग होता हुआ उसका। यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि डाइलेक्ट्रिक एयर का है इस केस में, वी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर ऑफ अ बैटरी है, एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, डी इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, टाइम टी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टाइम आफ्टर द टोटल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर प्लेस विद द डाइलेक्ट्रिक इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पोटेंशियल फील्ड ई। ये डिस्चार्जिंग का टाइम हो चुका है। फी जो है तुम्हारा फी तुम्हारा कॉन्डक्टिविटी है, कॉन्डक्टिविटी कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के तो पहले ही बता चुका हूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी तुमको पहले ही बता चुका हूँ जो कि तुम्हारा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखते रहिए ऐसी वीडियोस, ठीक है। और किसी बंदे ने भाई कमेंट भी किया था मेरी शायद रिसेंट वीडियो में, उसका नाम था सियान साफ़ी। सॉरी भाई अगर मैंने नाम गलत ले लिया है, तो भाई बहुत ही शुक्रिया यार, तेरे को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए कि मेरे टाइम किसी के लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू यार, तू शायद पहला है जिसने कमेंट किया है, तो बहुत ही अच्छी बात लग रही है मेरे को। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अलग फिज़िक्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा।